दोबारा से शुरुआत होती है और ये वो दिन था जिस दिन थॉमस पूरी तरह से तैयार होकर ग्रिफन को मारने के लिए अपना बैग पैक कर घर से निकल ही रहा होता है कि उसकी मॉम पेट्रा उसे रोककर ये बात बोलती है कि अगर उस बुक में लिखी हुई दुनिया असलियत में है तो वो भी उसे उस जगह पर ले जाकर ये बात प्रूव करे। तो अब थॉमस भी अपनी मॉम को प्रूव करने के लिए अपनी मॉम और छोटे मार्क को कार में बैठाकर उस चर्च तक ले जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन बीच रास्ते में थॉमस की मॉम पेट्रा उसे बोलती है कि उसे अपने एक नर्सिंग स्टाफ से मिलकर उसे एक जरूरी फाइल देनी है। तो क्या वो कुछ मिनटों के लिए उसके साथ उस स्टाफ तक चल सकता है, जिसके लिए थॉमस मान जाता है और वो सीधे कार को उस जगह तक लेकर पहुंच जाता है जहाँ पर पेट्रो को एक जरूरी फाइल अपने स्टाफ को देनी होती है। मगर ये सभी लोग जो व्हाइट ड्रेस में होते हैं वो एकदम से ही जबरदस्ती थॉमस को पकड़कर जमीन पर गिराकर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और असलियत में ये सभी कोई और नहीं होते, ये सभी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं जिनको होता है। और ये सारी चाल पेट्रा ने थॉमस को सेफ रखने के लिए करा होता है ताकि थॉमस का हाल भी अपने डैड की तरह ना हो। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा होता है उस समय छोटा मार्क अपनी कार से बैठकर खुद अपनी आंखों से ये सब देखता है। दोबारा से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर अगले ही दिन दोबारा से मीमो और मार्क दोबारा से तैयार होकर अपने भाई थॉमस को बचाने के लिए उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ अब मीमो भी मार्क की उस सुपर पावर की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब मीमो जो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता है वो ब्लैक टावर की दुनिया का एक मैप दिखाकर मार्क को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने लास्ट टाइम थॉमस को उन स्लेव हंटर्स की गुलामी करते हुए देखा था, जिसमें वो काफी सारे बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। वो सभी स्लेव हंटर शायद उन सभी गुलामों से माइनिंग करवा रहे हैं। और अच्छी बात ये है मीमो ने जो अपना वो कैंप जगह पर रहते हुए बनाया था वो उन सभी माइनिंग एक पानी की झील के पास है, जहाँ पर काफी सारे स्लेव हंटर्स आते जाते रहते हैं। और उन लोगों को उस जगह पर जाकर कुछ समय रहते हुए उन स्लेव हंटर का वेट करना होगा। और जैसे उन्हें कोई स्लेव हंटर दिखता है तो वो लोग उसका पीछा करके उस माइनिंग तक पहुंच जाएंगे जहाँ से वो थॉमस को बचा सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब ग्रिफन जो उस जिंदा आदमी को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है और वो उसी की मदद से अब अपने गुलाम स्लेव हंटरों से बात कर रहा है। उसे उसके उन स्लेव हंटरों से ये बात पता चलती है कि वो दो लड़के, इनमें से एक लड़का दोनों दुनियाओं में ट्रेवल कर सकता है। मतलब मार्क उसके एक भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। उन लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि उनका वो दूसरा भाई जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है वो उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मतलब ये सभी मार्क के बारे में पहले से ही जानते हैं और वो यहाँ पर इसी का वेट कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये केवल ग्रिफन के कहने पर उसके लिए किया जा रहा है। मगर साथ में जब ग्रिफन को ये बात भी पता चलती है कि उन लोगों की एक कोशिश नाकामयाब हो गई है उस दूसरे लड़के को पकड़ने की, तो इस बात से ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उस हंटर्स के बॉस को उसी टाइम जान से मार देता है। और अब ग्रिफन दोबारा से एक और हंटर्स का बॉस बनाता है और अब यही हंटर इन सभी सींग वाले हंटर्स को ऑर्डर देकर ग्रिफन का काम पूरा करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में आज जब बैकी दोबारा से पुलिस स्टेशन से वापस आती है तो वो अपने घर में सीधा ही उस ग्लास में रखे हुए उस प्लांट को देखती है। अब पूरी तरह से खिल चुका है और देखने पर उसे भी ये बात पता चलती है कि उस प्लांट में से कोई ना कोई चीज बाहर भी आई है। मगर उसी टाइम बैकी के पास उसके रूम में उसके डैड आ जाते हैं और अब बैकी की इस हरकत से उसके डैड पीटर उसे ये बात समझाते हैं कि उसकी इस हरकत से मार्क की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो उसके पागलपन को ये सब कर बढ़ावा दे रही है। और अगर वो चाहती है कि मार्क पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसे उसकी भलाई के लिए ही उससे दूर रहना होगा। तो अब बैकी अपने डैड की ये बात सुनकर मार्क की वो क्रॉनिकल बुक जो उसने उसको दी वो अपने डैड को दे देती है और वो उन्हें बताती है कि मार्क इस बुक में लिखी हुई सभी बातों को सच समझता है। अब इसी के कुछ टाइम बाद मार्क दोबारा से मिलने बैकी के पास आता है और वो अपनी दी हुई वो क्रॉनिकल बुक उससे वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब मार्क को ये बात बैकी से पता चलती है कि वो बुक उसने अपने डैड को दे दी है और अगर उसे अब दोबारा से वो बुक लेनी है तो उसे उसके डैड के पास जाकर जिनसे वो थेरेपी लेता है उनसे वो बुक लेनी होगी। इसी के साथ अब बैकी मार्क से खुद से दूर रहने के लिए भी बोल देती है और इसका कारण केवल यही है क्योंकि अब बैकी ने भी पूरी तरह से बात मान ली है कि मार्क का दिमाग खराब है। अब दोबारा से मार्क इन सारी बातों से मार्क दोबारा से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे दोबारा से अपने उन सभी कीलों से अपने हाथ चोट पहुंचाकर अपना गुस्सा कम करना पड़ता है। लेकिन अब दोबारा से मार्क और मीमो अपनी पूरी तैयारी के साथ थॉमस को बचाने के लिए उस ब्लैक टावर की दुनिया में निकलने की प्लानिंग कर लेते हैं। मगर साथ में अब मार्क बैकी के कारण अंदर से काफी ज्यादा दुखी भी है। दूसरी तरफ जब पुलिस स्टेशन से बेन भी रिलीज होता है अपना म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए पहुंच जाता है। मगर अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका वो सिस्टम कोई और अब ले जा चुका है और उनके पास अब उसको देने के लिए और कोई भी सिस्टम बचा भी नहीं है, क्योंकि बेन कल 6 बजे से पहले
वो सिस्टम लेने के लिए टाइम दिया गया था और बेन ने अपनी गलती के कारण ही उस म्यूजिक सिस्टम को मिस कर दिया। और ये सब कुछ केवल सारा की वजह से हुआ, जिसने जबरदस्ती बेन को अपने साथ पागलपन में फंसा दिया, जिस कारण से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। मगर अब दोबारा से जब बेन को माया इतना परेशान देखती है तो वो दोबारा से बेन को खुश करने के लिए ये बात बताती है कि उसका वो म्यूजिक सिस्टम माया ने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, वो म्यूजिक सिस्टम अभी उसी के पास है। और माया ने ये सब कुछ बेन के लिए इसीलिए क्यों किया है क्योंकि वो बेन को अंदर से काफी ज्यादा पसंद करती है। मगर बेन जो माया के किसी भी एफर्ट केवल ये समझकर इग्नोर करता है कि वो ये सब केवल दोस्ती में कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर सीधा ही जाकर मार्क की मॉम पेट्रा से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी बेटी बैकी से, जो मार्क की एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, उससे उसे पता चला है अब मार्क भी उसी बुक को सीरियस लेने लगा है और ये सब कुछ मार्क के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब इस बात से पेट्रा भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो सोच लेती है कि वो भी मार्क अपने बड़े बेटे थॉमस की तरह मेंटल हॉस्पिटल भेजेगी उसको सेफ रखने के लिए। दूसरी तरफ अब आज रात जब बेन और उसके दोस्त मिलकर उसकी पार्टी को अरेंज कर रहे होते हैं, उसी टाइम वहाँ पर डीजे डेप भी आता है जिसके साथ बेन काम करना चाहता है। और वो जब बेन की पूरी तैयारी देखता है तो वो इस चीज से काफी खुश होता है और वो सीधे ही बेन को ये बात बोलता है कि अगर उसकी आज ये रात पार्टी अच्छी तरह से फुली हो गई तो वो उसका असिस्टेंट बन सकता है और वो उसके साथ वर्ल्ड टूर पर चलेगा। अब इस बात से बेन इतना ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अब एक ही स्टेप अपने सपनों से दूर है और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये केवल माया की वजह से हो रहा है। मगर बेन जो ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ, वो माया के इन सभी एफर्ट्स को नॉर्मल ही समझ रहा होता है। आज जब मार्क थॉमस को बचाने के लिए उस चर्च की ओर निकल ही रहा होता है तो वो बाहर देखता है कि उसकी मॉम पेट्रा के साथ वही व्हाइट कोट वाले लोग हैं जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले उसी की आंखों के सामने थॉमस को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर डाला था। ये देखकर मार्क समझ जाता है कि उसकी मॉम अब उसके साथ भी यही करने वाली है। तो अब वो इस चीज से बचने के लिए उन सबको धोखा देते हुए काफी फुर्ती से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पार्टी शुरू होने से पहले बैकी और सारा भी उस पार्टी हॉल के अंदर पहुंचते हैं, जहां इस समय बेन सारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके कारण से आज उसकी ये पार्टी बर्बाद होने ही वाली थी। और साथ में अब बेन सारा को ये भी क्लियर कर देता है कि अगर उन दोनों का ये रिलेशन कोई मायने नहीं रखता है तो वो उस रिलेशन को अभी यहीं पर तोड़ना चाहता है, क्योंकि सारा ने आज तक अपने दोस्तों के आगे उन दोनों के इस रिलेशन को एक्सेप्ट तक नहीं किया है। मगर आज सारा बेन की ये सारी बातें सुनकर सीधा ही बेन को किस कर देती, वो भी सबके सामने। और अब जैसा होना था, माया ये सब कुछ देखकर अंदर से काफी ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से इन दोनों का ये रिलेशन टूट जाए, क्योंकि माया बेन को काफी ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ मार्क और मीमो दोनों उस चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं ब्लैक टावर की दुनिया में जाने के लिए। मगर दोबारा से अब वो मेंटल हॉस्पिटल के वो लोग मार्क का पीछा करते हुए उस चर्च के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उन दोनों को पकड़कर मार्क को बेहोश करने का, कोई इंजेक्शन लगाने का कोशिश करते हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पर एक इंसान जो कि हुडी के अंदर होता है, वो आगे से व्हाइट कोट वाले लोगों को काफी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाकर मार्क और मीमो जल्दी से उस डोर को ओपन कर ब्लैक टावर की दुनिया में घुस जाते हैं। मगर साथ में ये हुडी वाला इंसान उन सभी व्हाइट कोट वालों में से एक इंसान को जान से ही मार देता है। और अब जब वो हुडी वाला इंसान उस चर्च से बाहर आता है तो इस समय मार्क की मॉम पेट्रा भी चर्च के बाहर ही वेट कर रही होती है। वो देखती है कि वो हुडी वाला इंसान कोई और नहीं, उसका बेटा मार्क है। और ये चीज काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है क्योंकि मार्क जो इस समय ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मीमो के साथ पहुंच चुका है, वो एक ही टाइम पर यहाँ पर भी कैसे हो सकता है। इसका मतलब इस समय उस नर्सिंग स्टाफ को मारने वाला इंसान कोई और नहीं, मार्क ही है। और ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और अब जब पेट्रा अंदर जाकर एक नर्स को मरा हुआ देखती है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, उसी का बेटा मार्क है। और अब वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ मार्क और मीमो ब्लैक टावर की दुनिया में अपने प्लानिंग के हिसाब से उस झील तक निकलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मीमो ने अपना कैंप बना रखा है। दूसरी तरफ अब बैकी को भी ये बात पता चलती है कि मार्क के एक नर्सिंग स्टाफ को जान से मारने के केस लग गए हैं। और अब ये बात सुनकर बैकी इतना ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मार्क के इस पागलपन को बढ़ाने में उसका भी काफी बड़ा हाथ है। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब रात होने के कारण मार्क और मीमो अपनी रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, पर बीच रात में वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बारिश देखकर मीमो, जो कभी भी घबराता नहीं है, वो काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए मार्क को ये बात बोलता है कि उन दोनों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा क्योंकि इस जगह पर कभी भी बारिश नहीं होती है। और अब मार्क, जो मीमो को पहली बार इतना ज्यादा घबराया हुआ देख, वो मीमो से इस चीज का कारण पूछता है तो मीमो से बताता है कि इस जगह पर प्लांट लगे हुए हैं जिस पर पानी पड़ते ही इन प्लांटों में से काफी खतरनाक क्रीचर बाहर आता है। साथ में उस क्रीचर पर जितना पानी पड़ेगा
वो उतना ही ज्यादा साइज में बड़ा होता जाता है। असलियत में ये वही प्लांट है जिसके ऊपर बेकी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी। अब देखते ही देखते पानी पड़ने के कारण उन प्लांट्स के अंदर से वो क्रीचर भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जितना ज्यादा उनके ऊपर पानी पड़ता है वो साइज में भी उतने ज्यादा बड़े होते जाते हैं। इस समय बेकी जो अपने रूम के अंदर अकेले होती है और वो म्यूजिक सुनते हुए एकदम शांति से लेटी होती है कि वो नोटिस करती है कि उसके ऊपर उस प्लांट में से निकला हुआ वो क्रीचर चढ़ जाता है और वो सीधे ही बेकी के मुंह के अंदर घुस जाता है। तो बेकी काफी मुश्किलों से उस क्रीचर को अपने शरीर के अंदर से वापस निकालती है और जल्दी से उसके ऊपर काफी सारा नमक डालकर उसे जान से मार देती है। यहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर मार्क और मीमो जान बचाने के काफी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर छुप जाते हैं और अब जब सुबह होती है वो सभी क्रीचर अपने आप ही मर चुके होते हैं। लेकिन अब इस सब से मार्क मीमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मीमो को ये बात पहले से ही पता थी और उसने मार्क को ये बात पहले नहीं बताई। तो अब वो उसे वार्न करता है आगे से उस खतरे के बारे में पहले ही उसे बताना है ताकि वो दोनों मिलकर पहले ही उस चीज के लिए तैयार रह सके। अब यहाँ इस दुनिया के अंदर बेकी को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि मार्क की सारी बातें एकदम सच है और उसकी उस बुक में लिखी हुई दुनिया असलियत में है। यहाँ से ये प्लांट और क्रीचर आया है। तो बेकी सीधा ही मार्क ने जैसा उसे बोला था उससे पहले उस बुक को लेकर उसकी मॉम के पास जाना है और उस पोर्टल को खोलना है। अब दोबारा से बेकी को लेकर सीधा ही मार्क की मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ इस दुनिया के अंदर काफी चलने के बाद मीमो मार्क अपने उस कैंप तक पहुंचा देता है जहाँ पर साफ पानी की एक काफी बड़ी झील होती है और उसी के साइड में मीमो ने अपने लिए छोटी सी लकड़ों से और घास फूस से झोपड़ी बना रखी होती है जिससे वो कैंप कहता है। इसी जगह पर रहकर उन लोगों को स्लेव हंटर्स का वेट करना जिनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और उन्हीं का पीछा कर वो लोग थॉमस तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ इस दुनिया में हम लोग देखते हैं डॉक्टर पीटर जो कि मार्क के थेरेपिस्ट हैं, वो अपने घर के बैकयार्ड में जाकर सेम उसी हुडी को जला जिस हुडी वाले ने उस चर्च के अंदर उन व्हाइट कोट वालों को बुरी तरह से पीटा था और उन्हीं में से एक की जान ले ली थी, जिसके मर्डर के चार्ज इस समय मार्क के ऊपर लगे हुए हैं। और अब ये देखकर ये बात तो समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं डॉक्टर पीटर ही है और ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसमें डॉक्टर पीटर का काफी बड़ा रोल है। इसी एक नए सस्पेंस के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है।